केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम है, इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग पधारे। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कल। जो लोगों के विचार हैं उसको सुने कि किस प्रकार से ये तीनों कानून किसान के खिलाफ हैं। कोरोना के कारण सीमित संख्या में ही किसानों को बुलाया। जितने की परमिशन गाइडलाइन के मुताबिक मिलेगी उसको हम लोग बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन तीनों चीजों की पूरी व्यवस्था की जाए। सम्मेलन में सीएम, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित पार्टी के प्रमुख नेता होंगे शामिल। प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, एमएलए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण। डोटासरा ने कहा, कृषि कानूनों के जरिए किसान की जमीन पर कब्जे का षड्यंत्र। कांग्रेस कृषि कानूनों के मुद्दे को लगातार गरमाएगी। चौदह नवंबर तक जारी रहेगा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। किसान बहाना, केंद्र निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस पार्टी केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कल जयपुर में किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन में सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। कांग्रेस ये कहकर लगातार हमलावर है कि नए कृषि कानून किसानों को कमजोर करने वाले हैं और वो किसानों की चिंता को आवाज दे रही है। इधर भाजपा शुरू से इस मामले में कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाती आई है। पार्टी इसे किसानों की आय दोगुनी करने के विजन का अहम हिस्सा बताती है। जो भी हो, देश के कुछ हिस्सों जैसे हरियाणा और पंजाब के किसानों में इस बिल को लेकर जबरदस्त रिएक्शन है, तो दूसरे कई हिस्सों में इसे लेकर किसानों की कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ऐसा भी है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर लग रहा है कि इस मामले की आंच बहुत जल्द ठंडी होने वाली नहीं है। तो आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी कि कृषि कानूनों के विरोध में विरोध कितना है, जैसा कांग्रेस कहती है, और कितनी राजनीति है, जैसा भाजपा कहती है। और सवाल भी यही है कि कृषि कानूनों के विरोध में असल में विरोध कितना और सियासत कितनी। क्या आने वाले जो चुनाव हैं विभिन्न राज्यों में, प्रदेशों में, उन पर कितना असर डालेंगे ये नए कृषि कानून। और जय किसान के नारे के सार्थक होने का इंतजार हमारे देश के किसान कब तक करते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। रामलाल शर्मा हैं हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और एसपी मित्तल साहब हैं, ब्लॉगर और वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही भूराराम चौधरी साहब हैं, आप किसान नेता हैं, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। नमस्कार। वरुण पुरोहित साहब, हस्ताक्षर अभियान पहले से चल ही रहा है, सोशल मीडिया पर आप ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग देख ही रहे हैं, उसके बाद इस हल्ला बोल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जेपी शर्मा जी, हल्ला बोल कार्यक्रम नहीं है, किसानों का सम्मेलन किया जा रहा है। उनको अवगत कराया जाएगा कि ये जो देश के किसानों के साथ कोरोना की आड़ में इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके ये बिल पास कराए हैं, तो ऐसा इनकी क्या मंशा है। और आप ये देख लीजिए, इसमें एमएसपी का कोई शब्द नहीं है इसमें, इन बिल में ना प्रोक्योरमेंट का शब्द है। और इन्होंने लीगल सिस्टम इसका ऐसा कर दिया है कि नौकरशाहों के हाथ में किसान चला जाएगा। जैसे कंपनी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अंग्रेज अफसरों के बाहर फटे हाल में किसान बैठे रहते थे, वैसे अपील करेंगे। भाई आप जुडिशियरी से क्यों इसको अलग कर दिया, इन्होंने अलग क्यों कर दिया इस चीज को? आप जुडिशियल सिस्टम में ही तो जाते हो, आपके साथ अन्याय होता है तो। दूसरी बात ये कहने से आप कहीं भी बेच सकता है अपना अनाज। भाई मैं खुद भी किसान हूं, मैं शुरू से कहीं भी बेच सकता हूं, मैं तो बचपन से देख रहा हूं। जरूरी थोड़ी आप कृषि उपज मंडी में ही जाके बेचोगे। और मान लीजिए मैं तमिलनाडु जाके अगर बेचता हूं तो इतना लॉजिस्टिक और इतना खर्चा
कैसे वहन करेगा? 80% से ज्यादा तो मार्जिनल किसान है, छोटी छोटी खेतियां। ये सारी साजिश जो है इरिगेटेड लैंड, फर्टाइल लैंड को पूंजीपतियों के हाथ में, कॉर्पोरेट्स के हाथ में, मल्टीनेशनल्स के हाथ में वो एग्रीमेंट कर करके उनसे ले लेंगे, छोटे छोटे किसानों से, क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि मशीनें भी वही सप्लाई करेंगे। तो जैसे बड़े सूदखोर होते थे, पैसा दे दे के, एडवांस दे करके और वापस अपना फसल लेकर के फिर उसी में मकड़ जाल में उलझाते रहते थे छोटे किसान को, वो एक नए रूप में भारत में वापस व्यवस्था लागू की ये जाएगी। भारत भर के किसानों को एक जैसा ही होगा नुकसान? तो फिर विरोध की मात्रा जो है वो अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बाकी प्रदेशों में कुछ कम है और कहीं बिल्कुल नहीं है दक्षिण भारत में। मैंने आपको बताया इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड कब्जे में लेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब में इरिगेटेड लैंड है। अरे क्या वरुण जी, क्या साउथ में इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड नहीं है क्या? वहाँ धान की खेती होती है जहाँ जो पूरा पानी में ही रोपा जाता है। इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड की क्या बात कर रहे हैं? अभी कोरोना काल है, इसलिए लोग सड़कों पे कम दिख रहे हैं आपको। जैसे जैसे अब गाइडलाइन आई है, क्योंकि इनको बिहार चुनाव में भाई कितने भी 100 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। अभी अगर अनलिमिटेड, क्यों बिहार चुनाव के बाद भी ला सकते थे गाइडलाइन, ये लाएंगे तो इनको भी नुकसान होगा, किसान सड़कों पे आएगा। बेरोजगारी का संकट तो रोजगार का तो पूरे देश में कर ही दिया, अभी रोटी का संकट भी इसके हाथ में कर देंगे। क्योंकि आप देखिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से इन्होंने अनाज को, तिलहन को, आलू प्याज को हटा दिया। वो इसका स्टोरेज करेंगे, काला बाजारी करेंगे, अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। उसका कौन धनीधोरी होगा, आप बताइए मुझे। बताता हूँ मैं, अभी बताता नहीं, मैं पूछूंगा आपसे और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये यूएसए का 50 साल पुराना मॉडल है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में व्यवस्था जाने से लोगों के हाथ में व्यवस्था नहीं जाती है? क्योंकि सरकारों के मातहत होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, जुडिशरी नहीं होती है। वहाँ सरकारी दखल काम कर सकता है, वहाँ उनसे बेहतर तरीके से काम करवाया जा सकता है, सुनवाई करवाई जा सकती है, एमएलए जा सकते हैं, उनकी छाती पे चढ़ सकते हैं भाई साहब। दूसरी बात जो आपने कही है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन ये कुल मिलाकर जो आरोप लगाया जा रहा है वरुण पुरोहित जी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि किसानों का तो विरोध है ही नहीं, कांग्रेस असल में हवा दे दे करके विरोध करवा रही है। जब से मामला चल रहा है तभी से लगातार ये कहा जा रहा है, तोहमत लगाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वरुण जी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे इनको तो किसी न किसी तरह से पूंजीपतियों को अपना फायदा पहुंचाना है इनकी सरकार को, इसलिए ऐसा तोहमत लगा रहे हैं। भाई इनके जो हरसिमरत कौर साहब हैं, इनकी मंत्री थी, इनका अकाली दल इनके साथ तक क्यों छोड़ गया, कांग्रेस में बहकाया गया। बताइए रामलाल जी, कांग्रेस ये जो कह रही है कि मोदी जी जब खुद सीएम थे तब वो इस बात की चिंता करते थे कि लाभकारी मूल्य और एमएसपी बने रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए, किसानों का हित तभी सुरक्षित हो सकता है। तो अब फिर ख्यालात में तब्दीली कैसे आ गई? देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि वरुण जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वरुण जी अगर ये तीनों बिल अगर पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से ये डिबेट में नहीं आते। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि लेकिन दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे एमएसपी की बात इन्होंने की और बार बार राहुल गांधी जी भी और इनकी कांग्रेस पार्टी भी ये प्रहार करती है कि साहब एमएसपी के ऊपर खरीद बंद करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया कि एमएसपी के ऊपर खरीद कभी भी बंद नहीं होगी। एक दूसरी बात, एमएसपी के ऊपर बार बार 2014 तक इनकी सरकार रही, 2014 में मोदी जी आए, 2014 के बाद के अंदर एमएसपी में कितनी % बढ़ोतरी की गई और इनके 2014 तक ये कितनी % एमएसपी के ऊपर बढ़ोतरी कर रहे थे। दो बात। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है जेपी शर्मा जी, वो मैं कहना चाहूंगा कि किस तरीके से ये गुमराह करे। अरे भैया, जो किसान आज जिसकी उम्र 50-60 साल है ना, आप उसको किसान मान रहे हो, लेकिन उसके बच्चे के हाथ के अंदर ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके पास में मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी, पढ़ा लिखा है, वो बेवकूफ नहीं है जो आपके बहकावे के अंदर आ जाएगा। वो जमाना गया जो आप ये कहते थे कि एक भूतनी आएगी वो छापा लगाएगी। इनके बहकावे में नहीं आ रहा अगर, तो इसका मतलब आप ये मानते हैं क्या कि स्वतः स्फूर्त विरोध, किसानों का खुद का विरोध है, आप ये मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूं इस समय किसानों का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध पैदा कराने का एक प्रयास कांग्रेस कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज स्पष्ट कर दिया, आप बार बार कह रहे हो कि जमीनें हड़प लेंगे, भूमाफिया आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी आएगी, जमीनें खरीदने, जमीनें हड़पने का काम करेगी। आप बिल पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि जमीन का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, सिर्फ इन बिलों के अंदर फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई प्याज की फसल महाराज, आपको ये तो कह रहा हूँ, एक तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सूदखोर के जैसे फाइनेंस करते हैं, जैसे वो एग्रीमेंट करेंगे, एडवांस देंगे, मशीनें सप्लाई करेंगे और आपकी फसल इतनी नहीं होगी, जब क्या करोगे आप? ये एमएसपी एक मैकेनिज्म लगाया गया था हिंदुस्तान में, जो फ्लक्चुएशन होता है ना, ज्यादा पैदावार हो गई, कम हो गई। असली आशंका दरअसल दूसरी है, असली आशंका जो किसान के मन में है और जो अवधारणा बन गई है वो कुछ और है, जिस पर मैं भी आता हूँ।
आप हाँ। बाजरे के समर्थन मूल्य की अनुशंसा तो केंद्र सरकार को नहीं कर रहे, ठीक है। ताकि किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके। हाँ हाँ, आप चलिए। राजस्थान सरकार को कहो ना, बाजरा आ चुका है मार्केट के अंदर, बाजरे के समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा, ठीक आप है। सिफारिश क्यों भूराराम नहीं जी, करते? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? भूराराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? भूराराम जी खेती कुछ किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं, और आपको आ रही है मेरी आवाज भूराराम जी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जेपी साहब, आवाज आ रही है मुझे। हेलो जी, मुझे आवाज आ रही है देखिए, आपकी? मुझे आवाज आ रही है। जो इस बारे में कुछ धारणाएं हैं, इन कृषि कानूनों को लेकर कुछ धारणाएं हैं, जी, जिनको भाजपा कहती है कि ये भ्रम फैलाया गया है, और कांग्रेस कहती है कि कड़वी सच्चाई है। और वो कुछ इस तरह से है मोटा मोटा कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो किसान को उचित मूल्य कहाँ से मिलेगा? सरकार ही देती है जो देती है, वो प्राइवेट मार्केट में उतना पैसा नहीं मिलता। जमीन हड़प ली जाएगी, बड़े कारोबारी हैं उनका एक तरह से किसान जो है वो उनका बेगारी हो जाएगा, और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये मिथ है या सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जो आने वाले वक्त पे जमीन पे उतरती दिखाई देगी? देखिए जेपी शर्मा साहब, मैं बहुत फेयर ओपिनियन दूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब ने 3 बिल ला करके किसान के पीछे छिप करके पूंजीपतियों को मदद करने की भरसक कोशिश की है। जो कृषि मंडी में आज खरीदने की व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए कहा गया है कि बाहर जाकर के किसान कहीं भी बेच सकता है। तो सबको पता है कि किसान आज भी कहीं पर भी बेच सकता है, किसान को आज भी कहीं टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स व्यापारी की तरफ से देना पड़ता है। तो टैक्स की छूट तो एक तरह से व्यापारी को मिली है। आज किसान मंडी में जाता है तो बोली लगती है, बोली में भाव उसको जहां उचित मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, उसको वो अपनी फसल बेच सकता है। अब रही बात, दूसरी बात, जो उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से 5-6 चीजों को निकाला है, निश्चित रूप से ये बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। आज मैं किसान हूँ, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मैं चाहूँ तो उसमें आलू बोऊं, मैं चाहूँ तो गेहूं बोऊं, मैं चाहूँ तो सरसों बोऊं, मेरे लिए स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है। तो स्टॉक की लिमिट जो इन्होंने हटाई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर किया है, वो क्या किसान के लिए बाहर किया है? ये क्यों इस तरह से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, ये बात सही है रामलाल जी साहब जो कह रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड का नहीं है एग्रीमेंट, फसल का होगा एग्रीमेंट, ये बात सत्य है। बट वो फसल जो पूंजीपति चाहेगा वो किसान को बोनी पड़ेगी, उससे किसान की लैंड की फर्टिलिटी 2-4-5 साल में कम हो जाएगी। और जो 1917 की स्थिति भारत के अंदर चंपारण में महात्मा गांधी जी को जाना पड़ा था इंडिगो के खिलाफ में, मुझे लगता है कि वो स्थिति भारत में वापस आ सकती है। अगर वाकई मोदी जी देश के किसानों को भला चाहते हैं तो हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप सारी फसलों को एमएसपी के अंदर ले आइए, और एमएसपी के लिए आप हमारे किसानों का जो जमीन है उसका जमाबंदी में देखिए, जिसके पास जितनी लैंड होल्डिंग है, आपके पास पैमाना है कि 1 एकड़ में कौन सी फसल कितनी पैदा हो सकती है। अगर किसान पूरी की पूरी फसल अपनी एमएसपी पे बेचना चाहें, कृपया करके आप खरीदिए, हम आपके साथ हो जाएंगे। बाजरे का भाव आपने 2000 रुपए एमएसपी तय कर रखा है, लेकिन 1 किलो बाजरा भी अभी तक खरीदा नहीं गया है, और मुझे लगता नहीं है कि आगे भी खरीदेंगे। आज बाजार के अंदर 1000 रुपए किलो के अंदर जो है, सॉरी क्विंटल के अंदर बाजरा बिक रहा है, और आपकी एमएसपी 2000 में है। आप खोलिए ना, हम आपके साथ हैं, आप 2000 में हमारी बाजरी खरीदिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप खरीद तो नहीं रहे हो, खाली रामलाल शर्मा। जेपी शर्मा जी, रामलाल जी, बिल्कुल जेपी शर्मा जी, भूराराम जी ने 2-3 विषय उठाए हैं, उन 2-3 विषयों का मैं जवाब देना चाहूंगा। भूराराम जी ने कहा कि किसान आज भी कहीं पे भी बेच सकता है। भूराराम जी, मंडी के परिक्षेत्र से बाहर जाके किसान बेच के तो बताए। मंडी का जो सचिव है वो उसके टैक्स की चालान की रसीदें काटता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बात दूसरी करूंगा। आपने कहा कि साहब एमएसपी के ऊपर खरीद, एमएसपी के ऊपर खरीद राज्य सरकारें करती है, राज्य सरकारें अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजती है। हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी ने 3 बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके कि आप कम से कम हमारे को पत्र भेज दीजिए, और बाजरे की खरीद का समर्थन मूल्य के ऊपर हम आपको स्वीकृति जारी कर देंगे, आप बाजरा खरीदना चालू करो। लेकिन राज्य सरकार की मनसा नहीं है किसानों के बाजरा खरीद करने की। तीसरी बात मैं कहूंगा, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि साहब जमीनों को, बड़े आदमियों को, किसानों के पीछे, पीठ के पीछे छुप के दूसरों को फायदा देने की बात की जा रही है, मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना किसी की बाध्यता नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो ही। जब किसी की बाध्यता ही नहीं है संविदा करने की, तो कौन उसकी जमीन को खराब कर जाएगा? कौन? नहीं, रामलाल जी 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। देखिए, जो कंसेप्ट बने हुए हैं, जो परसेप्शन बने हुए हैं, उनमें भूराराम जी ने दूसरी बात कही। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान की जमीन गिरवी रख दी जाएगी, लेकिन उन्होंने उसका व्यावहारिक पहलू बताया कि उसमें
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उपज निकालने के लिए उनको इस तरह के रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि 2-4-5 साल में उनकी जमीन खराब हो जाएगी। एमएसपी कुछ जो फसलें हैं आप एमएसपी के अंदर हैं जिनको लेकर आपने कह दिया, लेकिन वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि आपने जो एक्ट बनाया उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। इसी तरह से तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि ये तो पहले से हो रहा था, कोई भी कहीं भी ले जाकर के बेच सकता था, चलिए आपने उसको साफ किया, लेकिन एक व्यावहारिक बात यह भी है रामलाल जी कि 90% से ज्यादा किसान अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में फसल बेचने नहीं जा पाते, दूसरे राज्य में कहां से जाएंगे? जेपी शर्मा जी, एमएसपी एक एक्ट का हिस्सा नहीं है, एमएसपी प्रशासनिक व्यवस्था है। और एमएसपी के ऊपर मैं भूराराम जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार कितना % खरीद करती है? 9 से 10% से ज्यादा एमएसपी के ऊपर खरीदी नहीं होती है। इस मोदी सरकार ने आने के बाद में कम से कम 5 से 6% और बढ़ाने का काम किया है एमएसपी के ऊपर खरीद। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि पहले किसान नहीं बेच सकता था, आज जो मंडी का परिक्षेत्र जो डिक्लेयर किया हुआ है, उस डिक्लेयर क्षेत्र से बाहर जाके अगर अपने किसान उत्पादित में फसल को बेचने का प्रयास करता था तो मंडी का सेक्रेटरी उसको पेनल्टी करता था, उससे टैक्स वसूल करने का काम करता था। आप किसान को फ्रीडम मिला है। तीसरी बात, अब ये जरूरी नहीं है कि किसान किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ संविदा करे। अगर उसकी इच्छा है कि नहीं मैं तो खुद ही खेती करूंगा, मेरी मर्जी से करूंगा, मैं उत्पादित करके मंडी में भी बेच सकता हूँ, बाहर भी बेच सकता हूँ। जाहिर बात व्यापारियों की, व्यापारी ये कह रहे हैं मेरे व्यक्तिगत व्यापारी से घनिष्ठ संबंध है, वो कह रहे साहब इस व्यापार से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें सिर्फ तकलीफ एक बात से है, जो राजस्थान के अंदर 2.6 टैक्स मंडी से वसूला जाता है, आप उस टैक्स को कम कर दीजिए। रही बात ये जेपी शर्मा जी, ये पेन मेरे पास में है, इस पेन की जितनी लागत है वो और मेरा प्रॉफिट में दोनों लगा के जोड़ के फिर मार्केट में कहती हूँ ये पेन में 10 रुपए का बेचूंगा। आज किसान को 70 साल बाद में भी ये अधिकार नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से कहीं पर बेच सकता हो। मंडी में बेचना चाहिए मंडी में बेचे, घर बेचना चाहिए घर बेचे, बाहर बेचना चाहिए बाहर बेचे। कम से कम ये अधिकार किसान को दिया है, इस सरकार ने दिया है। ठीक है, बिल्कुल मित्तल साहब, रामलाल जी साहब, ये बात तो समझ में आती है कि हाल फिलहाल एसपी मित्तल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाल फिलहाल ये मामला नेपथ्य में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे कई घटनाक्रम हो गए पिछले 15-20 दिन में, लेकिन किसानों का मुद्दा अभी ये नेपथ्य में नहीं जाएगा, कृषि बिल्स का, कृषि कानूनों का मुद्दा नेपथ्य में नहीं जाएगा। मित्तल साहब, ये जो कृषि सुधार कानून है, इसको लेकर लोकसभा राज्यसभा में बड़ी लंबी चर्चाएं हुई और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं टीवी चैनलों पर बहुत चर्चा हुई। मैं चर्चा में फिलहाल नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं मैं कि जब ये कानून लोकसभा से जब पास हुआ तो राजस्थान में जो खासतौर से जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें ये कहा गया कि हम इनको लागू नहीं करेंगे। तो जब एक सरकार ने मोटे तौर पे ये निर्णय ले लिया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में जो कानून बनाया है उसको राजस्थान में लागू नहीं करेंगे, उसको छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे, उसको पंजाब में लागू नहीं करेंगे, मतलब जहाँ कांग्रेस शासित राज्य में लागू नहीं करेंगे, तो फिर किस बात का आप आंदोलन कर रहे हैं? फिर आप किस बात का किसान सम्मेलन कर रहे हैं? जब आपको राजस्थान में लागू ही नहीं करना है तो फिर जरूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। फिर एक चीज और कि इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही राजनीति हो रही है। मैं 2012 का लोकसभा का जो एक घटनाक्रम में यहाँ बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है कि जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त कपिल सिब्बल, उनका बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि जो मौजूदा जो व्यवस्था है वो दलालों की व्यवस्था है। मंडी में 8 तरह के दलाल होते हैं। जो किसान है वो अपने खेत से लेके जब मंडी तक जाता है तो उसको 8 लोगों को दिलानी देनी पड़ती है। तब कपिल सिब्बल ने बाकायदा एक सवाल पूछा कि भाई बताए विपक्ष की कि वो दलालों के साथ खड़ा है या किसानों के साथ खड़ा है। वही सवाल आज कांग्रेस के सामने भी है कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। जहां तक इस कृषि सुधार कानून के इम्प्लीमेंटेशन का बात है तो मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कानून लागू होगा। और मैं एक बात इस मौके पर भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये कानून तो 6 महीने पहले ही लागू हो चुका है। सरकार अध्यादेश पहले ही आई गई थी और राजस्थान बिहार में इसको नए कानून को लेकर पिछले 6 माह से गतिविधियां चल रही है, खरीदे भी जा रहे हैं। और इसके अलावा जो क्या नाम से FCI के गोदाम है उनको भी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है जेपी जी कि जो नई तकनीक आएगी उससे शायद किसानों को फायदा हो। बिल्कुल ठीक है भूराराम जी, असल में इस बात को लेकर के जब किसानों के बीच जाया जाता है, किसानों से, और जो खासतौर पर पढ़े लिखे जागरूक किसान हैं जो चीज़ों को समझते हैं, कागज़ों पे भी, ज़मीन पे तो समझते ही हैं, कागज़ों में भी समझते हैं, उन किसानों से बात करने पर और एक्सपर्ट से बात करने पर बात निकल कर ये आती है कि एक अप्रीहेंशन दिमाग में ये है किसान के, दरअसल राजनीति से अलग और जो धारणाएँ बनाई गई हैं या बन गई हैं उनसे अलग, कि धीरे धीरे स्थितियाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने की तरफ बढ़ रही हैं और डायरेक्ट कैश दिए जाने को लेकर ऐसी स्थितियां बन रही है कि डायरेक्ट कैश दिया जाएगा, PDS को खत्म कर दिया जाएगा।
और जब पीडीएस खत्म हो जाएगा तो खरीद की ज़रूरत क्यों होगी और खरीद को कहाँ खपाया जाएगा। तो सारी चीज़ें जनता के बीच में सीधे उपजाने से लेकर जनता के बीच में ही खपा देने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्या ये सच बात है? ऐसा है साहब कि पीडीएस को खत्म करने वाली बात तो जब कोई आएगा वास्तु के अंदर तभी हम कह सकते हैं, इसी में नहीं कह सकते। लेकिन मैं आदरणीय मित्तल साहब और आदरणीय रामलाल जी से थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 6-5 वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाला है, उससे किसान को क्या फायदा होने वाला है, ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। वो तो किसान मर्जी और जितना आज स्टॉक कर सकता है, और ये भी व्यवहारिक बात है बाकायदा माननीय रामलाल जी साहब। ठीक है, ठीक है, समय कम है और ये महत्वपूर्ण बात है, इसको लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई नहीं है। रामलाल शर्मा जी, क्या तर्क है इसके पीछे? ये तो कहा ही जा रहा है ऐसा, और समझ में आती है कि ब्लैक मार्केटिंग होगी। देखिए जेपी शर्मा जी, ये कानून तब का बना हुआ है जिस समय भारत के अंदर उत्पादन कम हुआ करता था, लोगों की आशंका ये थी कि लोग कालाबाजारी करेंगे, उस समय का ये बना हुआ कानून है। अब आज की जब भारत आत्मनिर्भर है, भारत का प्रोडक्शन इतना है कि वो भारत की जनता के अलावा भी अन्य देशों के अंदर निर्यात भी कर सकता है, तो पैदावार इतनी हो रही है कि उसके ऊपर ये कानून बैरिकेड लगा के रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं था। दूसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस जिस तरीके का नाटक कर रही है, नाटक शब्द मुझे माफ करना, हल्का शब्द काम में ले रहा हूं, लेकिन जब 2019 का जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 2019 के घोषणा पत्र में तो ये खुद कहते हैं कि हम इस तरीके की व्यवस्था लागू करेंगे। अरे किसान आप करोगे क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र लागू? डिफरेंस थे, किसानों का अहित करने का काम कर रहे हो, लाखों रुपए की वीसीआर प्रतिदिन भर रहे हो, जेपीडीसी के अंदर 113 करोड़ की वीसीआर। आप तो कह रहे थे देश नहीं बेचेंगे, रेलवे क्यों बेच रहे हो, एलआईसी क्यों बेच रहे हो, एफसीआई के गोडाउन बेच दोगे, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टम को खत्म करोगे, अमूल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको खत्म करोगे इसके माध्यम से। आप एमएसपी क्यों नहीं लिखना चाहते हो? आप ये बताइए, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से क्यों निकाल रहे हो अनाज को बाहर? आप ये बताओ क्यों निकाला? ये संशोधन की जरूरत क्या आन पड़ी है आपको कोरोना काल में? और जो आप कह रहे थे लागू हो गए थे, कोरोना काल के अंदर लागू किए, लोग घरों में बैठे थे, फटाफट चुपचाप से लगा दिया गुपचुप में। ये 2006 में बिहार में किया गया था, मक्का किसानों का क्या हाल हो गया? 50 साल का फेल मॉडल जो यूएस का आप भारत में लागू करना चाह रहे हो। आपको ऐसी क्या आन पड़ी भाई? कोरोना काल में व्यापार है नहीं, धंधा है नहीं, कृषि है नहीं, जबरदस्ती क्यों लाना चाह रहे हो? 2 साल बाद लिया थे, इतना बढ़िया था तो किसान संगठनों से बात करते, जनता से बात करते, पहले प्रचार करते, लोगों से सजेशन मंगाते। छुपाने के लिए बजरी माफियों को संरक्षण, कालाबाजारी, भंडारण और पूंजीपतियों को आप बढ़ाना चाहते हो, इरिगेटेड फर्टाइल लैंड को उनको देना चाहते हो। आपकी कंपनी सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पैरेलल सरकार है, आप पैरेलल व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। एक मिनट, ठीक है सर। मित्तल साहब आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है ये मुद्दा बिहार के चुनाव निपटने के बाद भी जिंदा रहेगा या बिहार चुनाव के साथ ही इसकी हवा निकल जाएगी? नहीं, ये मुद्दा तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जेपी जी जब इसके पूरे कानून का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब शायद किसानों के समझ में आएगा, और जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके भी ये समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। और जहां तक ये कल जो 10 अक्टूबर को जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, मुझे लगता है उसकी जो पृष्ठपोषी में है वो राहुल गांधी जो है वो शायद राजस्थान का दौरा भी जल्दी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। सही मायने में अगर कोई किसानों की बेहतरी ज़मीन पर उतरते हुए दिखाई देगी तो शायद उस दिन दिखाई देगी जब एक आलू की चिप्स 50 रुपये के पैकेट में मुहर लगकर नहीं बिकेगी और 10 रुपये की मक्का 250 रुपये में सिनेमा हॉल्स में बिकती हुई नहीं दिखाई देगी पॉपकॉर्न का नाम लेकर, तब शायद किसान को उसका हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।